Hello everyone, welcome back my YouTube channel नीट बायोलॉजी। आज हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का ब्लड ग्रुप टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ब्लड, उसमें हमने पढ़ा था प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट्स। अब हम ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे जिसमें कि ABO ग्रुपिंग आएगी और RH ग्रुपिंग पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ में हमने NCERT के अलावा हैंड रिटन नोट्स को भी अपनी प्लेलिस्ट में इंक्लूड किया है। अगर आपको वो चाहिए तो आप चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप एज यू नो, ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स डिफर इन सर्टेन एक्सपेक्ट थ्रू इट अपीयर्स टू बी सिमिलर। यानी कि जो हमें पता है कि ह्यूमन के अंदर सर्टेन एक्सपेक्ट्स में ब्लड जो होता है, ब्लड का ग्रुप जो होता है वो थोड़ा अलग होता है और सिमिलर भी होता है। वेरियस टाइप की ग्रुपिंग देखने को मिलती है ब्लड में। दो ग्रुपिंग ऐसी देखने को मिली है जिसमें कि ABO आती है और RH आती है। ये सारी ही ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज होते हैं ब्लड ग्रुप्स, ABO और RH, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ABO ग्रुपिंग। ABO ग्रुपिंग क्या होती है? ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigens। ABO grouping जो होती है वो सरफेस एंटीजेंस की प्रेजेंस और एब्सेंस पर बेस्ड होती है। कहाँ पर होती है, कौन से सरफेस पर होती है? RBC की सरफेस पर होती है। नेमली ये होती है A और B टाइप की एंटीजेंस, जिनको हम केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं। वो केमिकल जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करता है, ठीक है। सिमिलरली प्लाज्मा का जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में प्लाज्मा होता है वो दो नेचुरल एंटीबॉडीज को कंटेन करके रखता है। प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस, जिसको हम कहते हैं कि वो प्रोटीन जो कि एंटीजेंस का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द 4 ग्रुप ऑफ ब्लड, जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है एंटीजन का और एंटीबॉडी का वो 4 ग्रुप में किया है, A, B, AB एंड O, ठीक है। इसके बाद you probably know that during blood transfusion any blood cannot be used। आपको पता ही होगा कि हम जब किसी को ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं तो हम ऐसे ही किसी का भी नहीं चढ़ा देते। तो जो ब्लड ऑफ डोनर होता है वो केयरफुली मैच किया जाता है ब्लड और रिसिपिएंट के साथ, ठीक है, बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग। तो अवॉइड करी जाती है कि क्लम्पिंग ना हो जाए, ठीक है। यूज़ करने से पहले, ट्रांसफ़र करने से पहले मैच किया जाता है कि सारा चीज़ मैच होना चाहिए, ठीक है, डोनर का भी और रिसिपिएंट का भी। इस कंपैटिबिलिटी को देखने के लिए हम टेबल में जाएंगे, ठीक है। टेबल देखते हैं। ब्लड ग्रुप एंड डोनर कंपैटिबिलिटी क्या है? ब्लड ग्रुप, अगर A ब्लड ग्रुप है तो RBC के सरफेस पर A एंटीजन होगा और प्लाज्मा में एंटीबॉडी B होगी। और जो डोनर होता है वो A और O होता है, ठीक है। जो डोनेट कर सकता है वो A भी कर सकता है और O भी कर सकता है ब्लड ग्रुप A वाले को। ऐसे ही ब्लड ग्रुप B वाले को, जिसके सरफेस पर देखी जाती है एंटीजन B और प्लाज्मा में क्या देखी जाती है, एंटी A। और जो डोनर का जो ग्रुप होता है वो B और O होता है। ऐसे ही सेम ब्लड ग्रुप AB जो होते हैं उनके जो डोनर होते हैं वो AB, A एंड B एंड O, ठीक है। जिसमें सरफेस पर RBC के सरफेस पर जो एंटीजन होती है वो AB होती है और प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। तो ये आपको याद रखना है। सेम ब्लड ग्रुप O के लिए एंटीजन, अब यहाँ पर आपने ध्यान देना किस पर, RBC के सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं होता, इसीलिए इसका जो है ब्लड ग्रुप O पड़ा है। एंटीबॉडी इसमें दोनों होती है और डोनर इसका O ही होता है। O जो है O को ही डोनेट कर सकता है, यानी कि O तो सबको डोनेट कर सकता है लेकिन रिसिपिएंट जो होगा O वाला O से ही ले सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। From the above mentioned table in the evident that group O blood can be donated to person with any other blood group,
जो वो ब्लड होता है जो डोनेट कर सकता है वो किसी भी ब्लड ग्रुप को दे सकता है, डोनेट कर सकता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। और जो पर्सन ए ब्लड ग्रुप वाला होता है वो किसको एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो ए बी एज वेल एज अदर ग्रुप ऑफ ब्लड भी सबको ही एक्सेप्ट कर सकता है, वो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। साथ के साथ मैं अपने लेक्चर में आपको इसी टॉपिक के बारे में हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको वो चाहिए तो आप उसको भी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं RH ग्रुपिंग। RH ग्रुपिंग क्या होती है? अनदर एंटीजन, ये एक तरीके का दूसरा एंटीजन है। द RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रीसेस मंकी। ये जो RH एंटीजन है ये सिमिलर रीसेस मंकी में भी प्रेजेंट यानी कि देखा गया था। और ऑल्सो ऑब्जर्व इन द सरफेस ऑफ RBC ऑफ मेजॉरिटी नियरली 80%, यानी कि ये जो है RBC के सरफेस पर भी जो ह्यूमन्स है ना उनके सरफेस पर भी देखा गया था, उनकी RBC के सरफेस पर नियरली 80% ह्यूमन्स के अंदर था, ठीक है। अगर वो प्रेजेंट था ह्यूमन्स में तो उसको हमने बोला RH पॉजिटिव। अगर वो प्रेजेंट एंटीजन नहीं है तो RH नेगेटिव हम बोलेंगे ब्लड ग्रुप में, ठीक है। यानी कि अगर वो पॉजिटिव है तो एक किसी भी सरफेस पर मैं बोल रही हूँ RBC के सरफेस पर अगर A एंटीजन प्रेजेंट है और उस पर भी RH एंटीजन है तो हम उसको A पॉजिटिव बोलेंगे। ऐसे ही B के साथ अगर RH है तो B पॉजिटिव बोलेंगे, अगर नहीं है तो उनको नेगेटिव कहेंगे, ठीक है। An RH negative person if exposed to RH positive blood, यदि RH नेगेटिव पर्सन को कोई RH नेगेटिव पर्सन है यदि एक्सपोज कर दिया जाए RH पॉजिटिव ब्लड को उसके साथ विद फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, तो वो विल फॉर्म यानी कि RH एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी। देयरफॉर RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच, इसलिए RH ग्रुप को भी मैच करना ज़रूरी है ट्रांसफ्यूज़न के पहले, ठीक है। स्पेशल केस जो होता है RH इनकम्पैटिबिलिटी का यानी कि मिसमैचिंग का, वो ऑब्जर्व किया गया था। RH नेगेटिव ब्लड जो प्रेग्नेंट मदर थी ना, RH नेगेटिव उसकी ब्लड था और उसका जो फीटस था उसका जो ब्लड था वो RH पॉजिटिव था। RH एंटीजन जो फीटस का RH एंटीजन था डू नॉट गेट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। जब पहली प्रेगनेंसी उस मदर की हुई तो उस टाइम पर कोई भी ऐसा वो नहीं था कि एक्सपोज कर जाए दोनों, ठीक है। एज द टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा, यानी कि हम पता है प्लेसेंटा के थ्रू मदर और फीटस जुड़े हुए होते हैं, लेकिन प्लेसेंटा पूरी तरह से हर चीज़ उसमें ट्रांसफ़र नहीं करता, ब्लड तो जाता है लेकिन ये सेपरेट होते हैं प्लेसेंटा के थ्रू। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी, जब डिलीवरी होती है, यहाँ से देखिए हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, जब एक बच्चे को पहले बच्चे को जन्म दे दिया, देर इज़ द पॉसिबिलिटी टू एक्सपोज ऑफ मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव फ्रॉम द फीटस ब्लड। तो ये हो सकता है जब प्रेग्नेंट थी जब तो प्लेसेंटा अलग था, मदर और फीटस के बीच में प्लेसेंटा आ रहा था, लेकिन जब बच्चा जन्म ले रहा है, वही पहला बच्चा जन्म ले रहा है तो क्या होगा, जब बच्चा जन्म लेगा तो फीटस का थोड़ा बहुत ब्लड प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी में थोड़े से अमाउंट में चला जाता है, ठीक है, एक्सपोज कर सकता, पॉसिबिलिटी है। इस केस में क्या होता है, द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड, तो RH की एंटीबॉडीज मदर के अंदर बननी शुरू हो जाएंगी। इस केस में हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज RH antibodies from the mother RH negative can leak into the blood of the fetus RH positive and destroy the fetal RBCs। इस केस में मदर अगर फर्दर प्रेग्नेंट होती है तब अगर फीटस RH पॉजिटिव है
तब मदर की एंटीबॉडीज अपने ही बच्चे को मार सकती है, ठीक है, उसके ही बच्चे को की जो फीटल आरबीसीज होंगी उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। इट कुड बी फीटल फॉर द फीटस to the fetus or could cause severe anemia and jaundice to the baby। तो क्या होगा जब बेबी को सीवियर अनीमिया हो जाएगा और जॉन्डिस हो जाएगा। इस कंडीशन को हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। एरिथ्रो मतलब आरबीसी, ब्लास्टोसिस मतलब उसका रप्चर हो जाना और फेटालिस मतलब फीटस का, ठीक है। It can be avoided by administering anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of first child। इसलिए anti-RH एंटीबॉडीज मदर को दी जाती है जब पहले बच्चे का डिलीवरी हो जाती है। थोड़ा बहुत ब्लड तो माँ के अंदर चला जाता है, लेकिन तभी तुरंत वो चीज़ दे देंगे तो एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी, ठीक है। तो anti-RH एंटीबॉडीज जो है वो मदर में डाली जाती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का कोगुलेशन यानी कि जमना, थक्का बनाना, ठीक है। तो यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योर सेल्फ, योर वाउंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीडिंग फॉर लॉन्ग टाइम। तो आपको पता ही होगा जब आपकी या तो फिंगर में थोड़ा बहुत कट लग जाए या आप अपने आप को कोई खरोच या चोट मारते हो तो आपका जो वुंड होता है, जो जहाँ पर लगी हुई होती है, हमें चोट लगी होती है, तो वहाँ पर कंटिन्यू ब्लीडिंग नहीं होती लंबे टाइम के लिए, ठीक है। थोड़ी देर होती है फिर रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर बाद वो ब्लड जो है वो बहना बंद हो जाता है। तो आपको पता है ये क्यों होता है? ब्लड एक्सिबिट कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रमा। जो ब्लड होता है वो कोगुलेशन होती है और उसकी क्लॉटिंग हो जाती है, तब होती है जब या तो कोई इंजरी हो या फिर ट्रॉमा हो, ठीक है। दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये एक मैकेनिज्म होता है जो कि हमारी बॉडी में से ज़्यादा ब्लड को रोकने से बचाता है। You would have observed a dark reddish brown scum from at the site of cut and injury over a period of time। आपको नॉर्मली सभी को चोट लगती है, तो वो हर छोटे बच्चों को भी लगती रहती है। तो आपने देखा होगा कि जहाँ पर हमें चोट लगती है थोड़े पीरियड के बाद वहाँ पर एक रेडिश ब्राउन कलर का स्कम यानी कि खुरंड हम उसको बोलते हैं, वो जम जाता है इंजरी के बाद, ठीक है। तो वो क्या होता है? इट इज़ अ क्लॉट और कोगुलेशन फॉर्म मेनली ऑफ द नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फिब्रिन्स। ये जो होता है ये धागे का नेटवर्क होता है, जो वहाँ पर स्कम जिसको हम बोलते हैं रेडिश ब्राउन कलर का, वो कोगुलेशन हो जाती है वहाँ पे। और जो फिब्रिन होते हैं ना, उनके थ्रेड्स होते हैं वो, इन विच डेड और डैमेज फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। वहाँ पर क्या होते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर जो डेड फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं, या तो वो आरबीसी है या वो डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, चाहे वो प्लेटलेट्स है, तो वो वहाँ जाकर वो फिब्रिन्स के थ्रेड में जाकर फंस जाती हैं, वो बाहर नहीं निकलती, तो वो उस चीज़ को जाकर के रोक देती हैं, ठीक है। फिब्रिन्स आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। जब हमारी बॉडी के अंदर इनएक्टिव फिब्रिनोजन होता है, जब हमें चोट लग जाती है, तो एक एंजाइम थ्रोम्बिन एंजाइम जो है प्लाज्मा रिलीज करता है, जो कि उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है फिब्रिनोजन को, तो वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो क्या करता है, एक नेटवर्क धागे जैसे नेटवर्क बनाता है। थ्रोम्बिन्स इन टर्न्स एंड फॉर्म फ्रॉम another inactive substance present in plasma called prothrombin। अब थ्रोम्बिन जो होता है वो टर्न आर फॉर्म फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लाज्मा। जो प्रोथ्रोम्बिन होगा वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको कन्वर्ट करने का एंजाइम जो होता है वो होता है थ्रोम्बोकाइनेज। तो ये जो हमारी रिएक्शन होती है जब ब्लड
बहता है, तो ये चीज़ें जो इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं नॉर्मली वो एक्टिव फॉर्म में आ जाती हैं, जिससे कि हमारे ब्लड में सारे थ्रोम्बिन्स बन जाएं और फिब्रिन्स बन जाएं और ये अपना थ्रेड बनाए, नेटवर्क बनाए, ताकि ब्लड रुक जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। This complex is formed by a series of linked enzymic reaction cascade process, जिसको हम कैस्केड प्रोसेस भी कहते हैं। ये एक एंजाइम रिएक्शन से लिंक्ड है। यहाँ पर एंजाइम की रिएक्शन होती है इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, जो कि इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, उनके नंबर की फैक्टर्स पे इन्वॉल्व करती है। एन इंजरी और terma stimulates the platelets in the blood to release certain factors which active the mechanism of coagulation। तो जो इंजरी होती है, हमें थोड़ी बहुत चोट लगती है, वो प्लेटलेट्स को स्टिमुलेट करती है ब्लड में और रिलीज करते हैं कुछ फैक्टर्स जो कि एक्टिव करते हैं कोगुलेशन के मैकेनिज्म को। तो ये जो सर्टेन फैक्टर्स होते हैं रिलीज बाय द टिश्यूज़ के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं, और जहाँ पर हमें इंजरी होती है वो वाले टिश्यू उस चीज़ को रिलीज़ करेंगे, कैन इनिशिएट कोगुलेशन, ताकि वो अपनी कोगुलेशन को स्टार्ट कर सके। जिसमें कैल्शियम जो होता है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है क्लॉटिंग में। ठीक है, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कैल्शियम का क्या रोल होता है। आगे चलें तो हम पढ़ेंगे लिम्फ। As the blood passes through the capillaries and tissue, some water along with many small water-soluble substances move out into the space between cell of tissue, leaving the large protein and most of the foam elements in the blood vessels। तो ये कह रहे हैं कि जो ब्लड का पैसेज होता है थ्रू कैपिलरीज के थ्रू जाता है टिश्यू में, तो कुछ वाटर जो होता है वहाँ पर कोई एक स्पेस होता है सेल और टिश्यू के बीच में, जो स्पेस होगा वहाँ पर वाटर के सोल्यूबल सब्सटेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, और लीविंग द लार्ज प्रोटीन, टिश्यू जो होते हैं उनके पास लार्ज प्रोटीन होते हैं, द मोस्ट ऑफ फॉर्म एलिमेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म एलिमेंट्स होंगे ब्लड वेसल के अंदर। ठीक है, ये जो फ्लूइड होता है रिलीज आउट, ये बाहर निकलता है, जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे या फिर टिश्यू फ्लूइड कहेंगे। यानी टिश्यू में एक ऐसा फ्लूइड होता है, जो सेल और टिश्यू के बीच में एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें वाटर के सॉल्युबल सब्सटेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और वहाँ पर कुछ प्रोटीन देखने को मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा फॉर्म एलिमेंट्स की ब्लड वेसल में होते हैं। तो यहाँ पर ये जो होते हैं ये जब ये रिलीज होते हैं तो एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड रिलीज होता है, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एंड दैट इन प्लाज्मा। ये एक सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि प्लाज्मा में होता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एक्सेट्रा का काम करता है ब्लड और सेल के बीच में। ऑलवेज अकर थ्रू द फ्लूइड, इस फ्लूइड के थ्रू ही जो है ब्लड और सेल के बीच में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो गैसेस होती हैं, वो एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, An elaborate network of vessels called lymphatic system collects the fluid and drain it back to the major veins। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, यानी कि जो हमारे पास जो ये सिस्टम बना, इसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहेंगे। इस नेटवर्क को ये क्या करता है, ये एक तरीके का फ्लूइड होता है जो कि कलेक्ट करके वापस से मेजर वेन्स में डाल दिया जाता है। जो भी चीज़ें होंगी, जैसे ब्लड में चली जाएगी वेन, ब्लड के अंदर या वेन में ब्लड होता है तो ब्लड लेकर के चला जाएगा किसी और जगह पे, फिर ये चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, द फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको हम लिम्फ कहते हैं, एक लिम्फेटिक सिस्टम जिसको हम लिम्फ कहते हैं, उसमें ये जो फ्लूइड होता है वो प्रेजेंट होता है। लिम्फ जो होता है आमतौर पर लिम्फ कलरलेस होता है, जिसमें लिम्फोसाइट्स देखने को मिलते हैं। स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, हमारी बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसके लिए। लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स और हॉर्मोन्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और हार्मोन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद है फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ। फैट जो होता है,
फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ एंड इन द लैक्टिकल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल विले। जो फैट होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है लिम्फ के थ्रू ही, जो कि प्रेजेंट होता है इंटेस्टिनल विली में के लैक्टिकल्स में। ठीक है, तो ये लिम्फ के रोल हैं। तो आज हमारे जो टॉपिक है यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी पाथवे। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में हम ये पढ़ने वाले हैं। थैंक यू ऑल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और नेक्स्ट क्लास में हमने आपको बता दिया कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड।